है, जब हमने यूनिवर्सल प्रोपोजिशन लिया था, सिर्फ और सिर्फ अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है, सो यू नीड टू इंस्टेंशिएट इट विद विद ए आर्बिट्रली चोजन वेरिएबल, है ना। लेकिन व्हेन यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन एंड अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन टुगेदर, तब आप जो है इसको एक कांस्टेंट के साथ, यानी कि जो कांस्टेंट आपने यहां लिया है, because I have taken a constant a over here, so I am taking this constant only over here. अब ये चीज समझने वाली बात है, when there is a universal proposition and there is a particular proposition, so you are talking about the existing world. But when you are talking about only universal propositions, so you are talking about the existing world as well as empty terms as well, है ना। क्योंकि universal propositions जो है वो existential propositions नहीं होते। Existential propositions नहीं होने का क्या मतलब है, that these propositions can be vacuously true as well even if there are no members। जैसे कि हम ये कह ही सकते हैं कि कोई चीज जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है वो भी ट्रू हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि जब हम यूनिवर्सली किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। जैसे फॉर दैट मैटर व्हेन वी टेक दिस एग्जांपल लाइक ऑल यूनिकॉर्न्स हैव हॉर्न्स, सपोज, ठीक है। तो सिंस यूनिकॉर्न्स डू नॉट एग्जिस्ट दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू। या अगर आपको यूनिकॉर्न्स और इस सब तरीके के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो ऑल ट्रेसपासर्स आर प्रोसिक्यूटेड वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। तो ट्रेसपास कोई नहीं भी करेगा तो भी जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो वैक्युअसली ट्रू हो सकते हैं। तो वो तो हो गया यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस की बात। तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस एंड यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस एंड यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस है, you must use only arbitrarily chosen variables. But if there are universal propositions and there are particular propositions, first instantiate the particular proposition, second instantiate the universal proposition with the help of the same constant as you are using in the particular proposition. That will help your cause, that will help your proof as well, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हमारे लिए जो है पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन विच केम वाज, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। देखिए आप ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन पेज नंबर 76। फॉर ऑल एक्स सी एक्स इंप्लाइज डी एक्स, फॉर ऑल एक्स ई एक्स इंप्लाइज नेगेशन ऑफ डी एक्स। तो इससे आपको प्रूव करना था फॉर ऑल एक्स ई एक्स इंप्लाइज सी एक्स। तो कुछ नहीं करना है, आपने दो बार यूनिवर्सली इंस्टेंशिएट किया। पहले वाली लाइन को पहला ये आपने यूनिवर्सली इंस्टेंशिएट किया, आपने y के साथ किया। आप देखिए क्योंकि दोनों यूनिवर्सल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंस्टेंशिएशन में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। एंड यू हैव टू इंस्टेंशिएट इट विद द हेल्प ऑफ y, यू कैन नॉट यूज अ कांस्टेंट हियर। यही चीज यहाँ पर भी हमने की, हमने दोनों को जो है यूनिवर्सली इंस्टेंशिएट किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, सिंपल स्टेप्स लगाए, ट्रांसपोजिशन लगाया, उसके बाद हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया, उसके बाद फिर से ट्रांसपोजिशन लगाया, और हमें जो आंसर का फॉर्म चाहिए था वो ये चाहिए था। एंड वी हैव अप्लाइड दिस थिंग, है ना। हमने यूजी लगाया तो इससे हमें जो है EX implies negation of CX मिल गया, जो कि यहाँ की रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ये मैंने कंप्यूटर साइंस की क्लास में ही पढ़ाया, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन विच कैन कम इन योर क्वेश्चन पेपर, या इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इंस्टेंशिएट करना है। इंस्टेंशिएट करके आप इस प्रोपोजिशन से बाहर आ गए, एक बार इससे बाहर आ गए तो उसके बाद फिर यू कैन अप्लाई ट्रांसपोजिशन, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म एंड ट्रांसपोजिशन अगेन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, विच इज स्टेप नंबर 8, ठीक है ना। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन व्हिच कैन कम। अच्छा, एनीवेज लेट अस गो टू अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें एक यूनिवर्सल है और एक पर्टिकुलर है। तो एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन एंड अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, फर्स्ट थिंग यू हैव टू इंस्टेंशिएट। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप जो है सबसे पहले एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन को इंस्टेंशिएट करेंगे। अगर आपने इस प्रोपोजिशन को इंस्टेंशिएट कर दिया, से y से किया या गलती से a से भी कर लिया, तो कोई नंबर नहीं काटेगा। लेकिन देन यू विल नॉट बी एबल टू इंस्टेंशिएट दिस प्रोपोजिशन, दैट इज द सेकंड लाइन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इफ एनीथिंग इज फ्रीली अकरिंग अबव एनी से कांस्टेंट और वेरिएबल इज फ्रीली अकरिंग अबव, तो आप उसको फिर एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन उसी लाइन से या उसी कांस्टेंट के साथ नहीं कर सकते। दिस इज द थिंग व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर एंड लर्न बाय हार्ट दैट यू कैन नॉट डू दैट। तो अब क्या होगा, अब आप उस क्वेश्चन को स्टक हो जाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज कि इन केस ऑफ यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस ऑलवेज इंस्टेंशिएट द पर्टिकुलर प्रोपोजिशन फर्स्ट। और पर्टिकुलर प्रोपोजिशन को आप किससे इंस्टेंशिएट करोगे? आपने किया है
कांस्टेंट के साथ, दिस इज द कांस्टेंट, है ना, आपने यहाँ पे a लिया है। तो उसके बाद जब आप यूनिवर्सल प्रोपोजिशन को भी इंस्टेंशिएट करें तो उसमें भी वही कांस्टेंट यूज कर लें। नाउ यू डू नॉट नीड टू चूज अ वेरिएबल एंड आफ्टर दैट द प्रूफ वाज अ सिंपल वन। अब आप देखिए, आपको याद रखना है यूनिवर्सल इंस्टेंसिएशन और एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन, इन दोनों में जो है एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ रेस्ट्रिक्शन। You do not have to think twice before universally instantiate something or existentially generalize something. लेकिन if it is the question of universal generalization, तो आपको एक चीज याद रखनी है, universal generalization you cannot apply on a line which has come out from a existential instantiation, है ना, कि कोई चीज सम के लिए सही थी, आप उससे ऑल नहीं बना सकते, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, अगर आपने कोई चीज अज्यूम किया है कि px अज्यूम कर लिया, तो फॉर ऑल एक्स px नहीं है, फॉर ऑल एक्स py नहीं हो पाएगा, फॉर ऑल y py नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्सल जनरलाइजेशन नहीं लगा सकते किस पे, जो कि असम्पशन लाइन हो या फिर जो कि कोई एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन से आया हो, तो उन सारे केसेस में जो है एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन लग सकता है। तो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन का रेस्ट्रिक्शन और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन का रेस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉफी क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एक कॉफी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको अगर आप देखो तो इतना दिखेगा आपको, है ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ऑब्वियसली देयर इज नो कॉफी फॉर इट, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन है फॉर ऑल एक्स आई एक्स इंप्लाइज जे एक्स, ये फर्स्ट प्रोपोजिशन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 76 ऑफ योर बुक है। दूसरी लाइन है देयर एग्जिस्ट एक्स आई एक्स डॉट नेगेशन ऑफ जे एक्स, और इसका कंक्लूजन है देयरफॉर फॉर ऑल एक्स जे एक्स इंप्लाइज आई एक्स। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल है, एक पर्टिकुलर है, और कंक्लूजन जो है यूनिवर्सल है। नाउ सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम होती है कि अगर मैंने इसको एग्जिस्टेंशियली इंस्टेंशिएट किया, ठीक है, तो फिर मैं यूनिवर्सली जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा चाहे मेरे पास ये आंसर आ जाए, ठीक है ना। और सिर्फ इससे जो है आंसर आ नहीं रहा है, इससे अगर मैं सिर्फ ऐसा मान देता कि चलो अच्छा ये ना ऐसी फालतू में दे दिया है हमें कंफ्यूज करने के लिए, मैं तो जो है इससे कर लूंगा, इसी से घुमा फिरा के कर दूंगा, तो इसको घुमाएंगे फिराएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। ये वाला आंसर जो है, दिस आंसर इज नॉट कमिंग फ्रॉम ओनली दिस प्रोपोजिशन, तो आपको इसको यूज करना पड़ रहा है। तो चलो सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम आ ही रही है तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना सॉल्व करें। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया कि मैंने, क्योंकि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर दोनों है, तो आई हैव इंस्टेंशिएटेड द यूनिवर्सल सॉरी द एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन फर्स्ट। तो मैंने एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन किया इसमें, तो आई ए डॉट नेगेशन ऑफ जे ए आ गया। तो ये वही स्टेप है जो कि आप लोग भी बोल रहे हो। और फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि आई ए इंप्लाइज नेगेशन ऑफ जे ए, ये मैंने फर्स्ट पे यू आई लगा दिया। अब आप थोड़ा ध्यान दो, ये आई ए है, यहाँ पे आई ए इंप्लाइज जे ए है, तो अगर आप यहां से आई ए निकालेंगे थर्ड से, है ना, अगर मैं थर्ड से आई ए निकालूंगा और इस फोर्थ वाली लाइन पे लगाऊंगा तो आई विल गेट जे ए, ये 100% है। तो ये जे ए निकाल लिया, आई ए निकाल लिया, तो इससे जे ए निकल गया। अब एक चीज और है कि मैं यहां से नेगेशन ऑफ जे ए भी निकाल सकता हूं। नेगेशन ऑफ जे इसलिए निकाल सकता हूं बिकॉज आई कैन गो फॉर अ कॉम्यूटेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो मैंने ये निकाल लिया। अब आप देखो जरा लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस जे ए एंड दिस नेगेशन ऑफ जे ए आर बेसिकली क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना। तो इसका मतलब है मैं आंसर कुछ भी बना सकता हूं। अच्छा, अब मैं आंसर कुछ भी बना सकता हूं लेकिन आंसर फिर भी बनाना मुझे ही है, तो आई नीड टू रिमेंबर, आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई ऑल्सो नीड टू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि अगर मैं रेस्ट्रिक्शन में फंस गया तो फिर चाहे कॉन्ट्रडिक्शन आया हो चाहे कुछ आया हो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ऊपर थोड़ा सा अगर ये ध्यान दो तो ये भी समझ लो कि ये जो है ये एक ए प्रोपोजिशन है, दैट इज द फर्स्ट वन, और जो ये वाला है सेकंड वाला ये एक ओ प्रोपोजिशन है, ठीक है ना। और इन दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये भी हमें बता रहे थे कि कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन आएगा, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेमाइसेस को सॉल्व करते समय एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। नाउ वंस आई कैन क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन, आई शुड ओनली थिंक ऑफ कि मैं कैसे इसका आंसर निकाल सकता हूं। आंसर कैसे निकालूंगा? देखो, अगर आपने इस जे ए पे से सपोज जे वाई इंप्लाइज आई वाई एड किया और फिर नेगेशन ऑफ जे ए से जो है जे वाई इंप्लाइज आई वाई निकाल लिया, तो आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको फिर से एग्जिस्टेंशियली
जनरलाइज करना, ओ सॉरी, यूनिवर्सली जनरलाइज करना पड़ेगा। एंड यू कैन नॉट डू यूनिवर्सल जनरलाइजेशन ऑन अ लाइन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन। तो प्रॉब्लम ही ये है, करे क्या, ये समझना है। आप पूरा का पूरा आंसर ऐड कर दो। ये देखिए, what I have done, I have added the whole of the answer on this question. Can you see this? ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन, देयरफॉर इट बिकेम अ कॉपी क्वेश्चन एज वेल बिफोरहैंड। ठीक है ना? आप पूरा का पूरा आंसर ऐड कर दो और आप सिंपली उसके बाद जो है 8 और 7 पे डीएस लगा के इसी आंसर को निकाल लो। यू हैव नॉट जनरलाइज्ड एनीथिंग, यू हैव जस्ट एडेड और उसके बाद आपने डीएस लगाया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये देखो आप, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको ऐड क्या करना है, ये पूरी की पूरी चीज, दैट मींस द होल ऑफ द आंसर विद द जनरलाइजेशन एज वेल। आपको ये नहीं कि सिर्फ इतना पार्ट ऐड करके फिर इसको निकाल लेंगे फिर इसको जनरलाइज कर देंगे, तो जनरलाइज कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज आप जो है रूल में फंस जाओगे। ये एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन किया है ना आपने, तो इसलिए यूनिवर्सली जनरलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पूरा का पूरा आंसर ही ऐड कर सकते हो, बिकॉज लुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इफ यू कैन क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये मैंने आपको एससीपी में भी बताया था, इफ यू कैन क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन, सिर्फ दिमाग चलाने की बात इतनी होती है कि आप आंसर कैसे आएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है इसका मतलब है आर्गुमेंट वैलिड है। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए प्रेमाइसिस में, तो यू नो दैट इट इज डीम्ड टू बी वैलिड, तो वो वैलिडिटी कैसे निकालनी है, वो ऐसे निकालनी है। ठीक है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना था। गेटिंग? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? एनीबडी? नो प्रॉब्लम सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जिसको कि हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? ये देखो, मैं पहले जरा इसका कलर चेंज कर दूं, इसका कलर क्यों हटा हुआ है? ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इतना है। ठीक है? ये क्वेश्चन है पेज नंबर 77 में, क्वेश्चन नंबर 19। पहली लाइन है इसकी, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर्स के लिए यूज किया गया है, ये लॉयर्स के लिए यूज किया गया है, और ये कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए यूज किया गया है। एंड यू कैन सी दी वेज ओवर हियर, क्योंकि डॉक्टर्स एंड लॉयर्स एक ही पर्सन हो ये जरूरी नहीं है, और कभी कभार तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, बट हाँ, कोई डॉक्टर लॉयर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे उस तरीके से बोला भी नहीं गया है। और ऐसे भी अगर हमने वेज लगाया है तो dx और lx अगर दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा, है ना? तो वेज जो है वो एंड के फंक्शन को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमने ये वही वाली बात है, जैसे हमने एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर होलसम एंड डिलीशियस, इस तरीके के एग्जांपल्स यूज किए हैं। तो वी नो दैट दैट एंड इज एक्चुअली कन्वर्टेड एज एन और फंक्शन ओवर हियर। तो ये हमने लिख दिया, फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज अ डॉक्टर और एक्स इज अ लॉयर देन एक्स इज अ कॉलेज ग्रेजुएट। ये पहला है लाइन। दूसरा लाइन है, एनी ऑल्ट्रुइस्ट इज एन आइडियलिस्ट। तो ये है उसका कि कोई अगर ऑल्ट्रुइस्ट है तो वो आइडियलिस्ट है। तो ये दूसरा लाइन हो गया। थर्ड है, सम लॉयर्स आर नॉट आइडियलिस्ट। तो लॉयर्स हैं लेकिन वो आइडियलिस्ट नहीं है, तो इसलिए नेगेशन लगा दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स। फिर चौथा है, सम डॉक्टर्स आर ऑल्ट्रुइस्ट। ये देखो, कोई डॉक्टर है और वो ऑल्ट्रुइस्ट है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स, जो कि डॉक्टर भी है और वो ऑल्ट्रुइस्ट है। तो इससे हमें निकालना है देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट cx डॉट ix, मतलब कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट है जो कि क्या है, आई से क्या है हमारा, इट इज आइडियलिस्ट है ना? इसका आंसर भी यही दिया हुआ है कि देयरफॉर सम कॉलेज ग्रेजुएट्स आर आइडियलिस्ट। तो कॉलेज ग्रेजुएट है और आइडियलिस्ट है, ये क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन का जो चैलेंज है, इस चीज को समझिए। देखिए, देयर आर टू एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 4। इनको आप एक ही वेरिएबल के साथ, मतलब एक ही कांस्टेंट के साथ इंस्टेंशिएट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द थिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड। If you have two or more existential propositions in a question, you cannot instantiate them with the same constant. इसका मतलब क्या कि आपको अगर एक को अगर A ले लिया तो दूसरे को B लेना पड़ेगा। दिस इज द थिंग, है ना? फिर अगर आपको दोनों लाइनों की जरूरत पड़ेगी तो आप यूनिवर्सल प्रोपोजिशन को किससे इंस्टेंशिएट करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है ना? और फिर कैसे आंसर निकालोगे, ये एक और प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें ये तो नहीं है कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर को करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सल दिया गया है, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर ही आ रहा है आंसर, लेकिन बात यह कि यहाँ पे दो दो पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस हैं, एंड द प्रॉब्लम इज
that both the propositions cannot be instantiated with the same constant, है ना, ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को। चलिए फिर भी लेट मी गिव यू दिस क्वेश्चन, इसको जरा ट्राई करके देखो, बिल्कुल बताइए। सर अगर फोर्थ में एक्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन लगा दिए तो ये DA डॉट ए आ जाएगा। बिल्कुल आ गया। बात फिर फर्स्ट में अगर यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन लगा दिए कांस्टेंट ए को लेके तो DA वेज LA इंप्लाइज CA आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। में अगर सिंप्लीफिकेशन करके DA बाहर ला ले तो उसके बाद में एडिशन कर लेंगे LA, फिर CA आ तो जाएगा। आ जाएगा। ठीक और है। में अगर सिंप्लीफिकेशन कर लिए तो AA आ जाएगा, मतलब। ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड में उससे यूनिवर्सल, फिर उससे आइए आ जाएगा, है ना। हाँ ये आ जाता है। यस सर। फिर आप एग्जिस्टेंशियली जनरलाइज कर दोगे। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट यू विल नॉट इंस्टेंशिएट दिस लाइन। यस सर। आप इसको कुछ करोगे ही नहीं, है ना। और यही ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का, दिस इज द ट्रूथ। आप कौन बोल रहे थे, मैंने इधर देखा नहीं। राहुल यादव। हाँ राहुल, राहुल। तो राहुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एंड ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको लाइन नंबर 3 को इंस्टेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज इनफैक्ट अ रिडंडेंट प्रोपोजिशन। सो व्हाट वी नीड इज लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4। अगर मैं ये DA डॉट AA कर लूं, दैट मीन्स आई इंस्टेंशिएट इट एग्जिस्टेंशियली, और उसके बाद उसमें से जो है, और ऊपर से मैंने ये भी देख लीजिए AA और IA को जो है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएट किया, और DA वेज LA इनको भी यूनिवर्सली इंस्टेंशिएट कर लिया। तो मैंने सारी चीजें निकाल ली। इसके बाद मैं इस DA को जो है यहां से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, फिर इस DA में वेज LA लगा सकता हूं, तो मुझे जो है CA मिल जाएगा, है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इस पार्ट को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मैंने CA निकाल लिया, ये एक है। फिर जो है मैं यहां से AA भी निकाल सकता हूं आफ्टर कॉम्यूटेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, दिस इज द थिंग। और उसके बाद जो है मैं IA निकाल सकता हूं फ्रॉम दिस लाइन, तो ये निकल गया। तो आफ्टर दैट आई गेट CA डॉट IA, ये मेरे पास मिल गया। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, एक एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन करना है, एंड आई विल गेट CX डॉट IX और इन केस ऑफ देयर एग्जिस्ट X काइंड ऑफ थिंग, जो कि मैंने 13 पे EG लगाया। तो दिस इज एग्जैक्टली द सॉल्यूशन विच राहुल यादव इज प्रपोजिंग, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, जिसमें कि आपको अगर दो एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशंस आ जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से किसी एक एग्जिस्टेंशियल प्रोपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे यू कैन बी ऑल्सो लाइक कि आपको यहाँ से LA मिल सकता है, तो LA वेज DA करके फिर DA वेज LA करके आपको CA मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन ये नेगेशन ऑफ IX से नेगेशन ऑफ AX मिलेगा, और उससे जो है आपका कोई पर्पस सर्व नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको चाहिए कायदे से जो है IX, तो यहाँ पे तो नेगेशन ऑफ IX है, तो इससे आपका कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। और इस नेगेशन IX को यहाँ पे लगाएंगे तो फिर नेगेशन ऑफ AX मिलेगा, इससे भी आपका कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। दैट मीन्स यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इवन इंस्टेंशिएट दिस लाइन। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक को करने से, इनमें से किसी एक को करने से भी हो जाता क्वेश्चन, है ना। बट इस क्वेश्चन में आपको इसको ही इंस्टेंशिएट करना है, स्टेप नंबर 4 को इंस्टेंशिएट करना है। स्टेप नंबर 3 को इंस्टेंशिएट करेंगे भी तो दूसरे वेरिएबल से करिए, और वो जो है ऐसे भी रिडंडेंट है, दैट मीन्स यू विल नॉट रिक्वायर इट फॉर एनी प्रूफ, है ना। उसको आपने इंस्टेंशिएट करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, अनलेस उसको उसी वेरिएबल से कर दें, देन वो गलत हो जाएगा। आप दूसरे वेरिएबल से उसको करके रख सकते हैं, बट इट विल नॉट बी यूज्ड इन दी प्रूफ, दैट इज द आइडिया। तो द थिंग इज कि कभी कभार क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा प्रेमाइसेस हो सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ना भी पड़े तो कोई डरने वाली बात नहीं। बट एनीवेज दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को करवाना जरूरी है। इसको छोड़कर भी जो है आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। और वेंसडे को जब भी आप आते हैं तो प्लीज कम आउट विथ योर डाउट्स, विथ योर प्रॉब्लम्स, विथ एनी काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज क्लास के बाद जो है क्विज होगा। Most probably we will keep the quiz for all the students, that means for electrical as well as for computer science, somewhere around 5:30, है ना।